हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। क्लास 8 का साइंस के पांच पार्ट बल से जोर की आजमाइश। इस पाठ के माध्यम से हम सबसे पहले जानेंगे कि बल होता क्या है। बल वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है, चाहे वह वस्तु विराम की अवस्था में हो, चाहे गति की अवस्था में हो। बल वह भौतिक कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। और दूसरी तरीके से हम पहले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वस्तु को धक्का देना अथवा खींचना बल कहलाती है। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि बल के कारण कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है। इसमें बताया जा रहा है कि वस्तुओं की गति से आप पूर्व परिचित होंगे। ये साफ ज़ाहिर है कि जो वस्तुओं की गति हैं, इनसे पहले वस्तुओं की गति के बारे में हम पहले से ही परिचित है। इसके बारे में पहले से हम लोग जानते हैं, लेकिन कि हमको यह पता नहीं होता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है, गति की स्थिति में है, तो वह वस्तु क्यों गति की स्थिति में है और किस कारण से गति की स्थिति में है। इसके पीछे हम लोग जो है इसका पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। वस्तु की अपेक्षा धीमी या तेज गति से कैसे गतिशील है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी में से क्या अर्थ निकलता है। साफ ज़ाहिर है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी से क्या अर्थ निकलता है। वस्तु की गति की धीमी या तेज हो जाना या गति की दिशा में परिवर्तन कैसे संभव हो पाता है। इन सभी बातों की जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से मिलेगी। आप अपने आसपास होने वाले घटनाओं पर विचार कीजिए। ये साफ ज़ाहिर है कि आप जितने भी सभी छात्र हैं, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं, तो इस वीडियो को देख समझकर इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे कि साइकिल को गति करने के लिए आप क्या करते हैं, साइकिल को और अधिक तेज़ी से चलाने के लिए क्या करते हैं। फुटबॉल के मैदानों में गतिशील गेंद को रोकने के लिए खिलाड़ी क्या करता है। बैडमिंटन के खेल में कर की गति की दिशा किस प्रकार लगातार बदली जा सकती है। अर्थात इससे साफ ज़ाहिर है कि इन सभी क्रियाओं को संपन्न होने के लिए कोई ना कोई एक बाह्य बल जो है कार्य करेगा, तभी इसकी स्थिति में परिवर्तन आएगी। तो हम सबसे पहले यह जो बल है, यह जो भौतिक कारक है जो इन वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन ला रही है, इन वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन लाने वाले यह भौतिक कारक के बारे में हम जानेंगे कि बल क्या होते हैं। कि बल किसी वस्तु को खींचना अथवा धक्का देना ही बल कहलाते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु को क्यों अपनी ओर खींचती है, चुंबक द्वारा लोहे को क्यों आकर्षित होता है। जब आप किसी वस्तु को फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं, निचोड़ते हैं, लुढ़काते हैं, उड़ाते हैं या प्रहार करते हैं, पकड़ते हैं या खींचते हैं, तो वास्तव में उस पर बल लगाते हैं। बल क्या है? बल जिस वस्तु पर यह लगता है उस पर क्या प्रभाव छोड़ता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानेंगे या खोजेंगे। इस पाठ के माध्यम से ऐसे ही प्रश्नों को हम जानने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि बल धक्का देना अथवा खींचना कहलाता है। आइए वस्तु की विभिन्न स्थितियों में गति के कुछ उदाहरण लीजिए। प्रत्येक स्थिति में वस्तु की गति को धक्का देना या खींचना या उठाने के रूप में पहचानिए।
जो वस्तु की स्थिति का वर्णन किया है, जैसे दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो जब भी दरवाजे को हम खोलेंगे या बंद करेंगे तो उस पर धक्का देंगे या खींचेंगे। ईंटों को सजाना, जैसे भी ईंट को सजाएंगे तो ईंट को उठा करके सजाएंगे। घरों में आटा गूंथना, धक्का देना, रस्साकसी का खेल खींचना। आपने ध्यान दिया है कि ऊपर वर्णित क्रियाओं में प्रत्येक क्रियाकलाप को धक्का या खींचने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए, गतिशील पदार्थों को विराम में लाने के लिए या किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन लाने हेतु धक्का देना या खींचना पड़ता है। साफ ज़ाहिर है कि इस स्थिति में जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं को अगर विराम की स्थिति में लाना हो या गतिशील अवस्था में लाना हो तो विराम की स्थिति या गतिशील अवस्था में लाने के लिए उस वस्तु पर या धक्का देंगे या खींचेंगे। भौतिकी में इस प्रकार के प्रभाव को, जिससे वस्तु की स्थिति अथवा विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाती है, जिन्हें बल कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। क्या आप जानते हैं कि बल को नापने हेतु जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे न्यूटन कहा जाता है। बल को नापने हेतु न्यूटन का प्रयोग किया जाता है। एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे कि एक मेज पर एक पुस्तक रखिए, इससे कुछ ही दूरी पर अपने हथेली को रखिए। क्या आपके हाथ की उपस्थिति मात्र से पुस्तक में गति आ जाती है? मान लीजिए अब हाथ से पुस्तक को ठेलना आरंभ कर देते हैं। पुस्तक हाथ के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में गतिशील हो जाती है। ध्यान दीजिए कि पुस्तक में गति बनाए रखने हेतु लगातार धक्का लगाते रहना होगा। जब किसी वस्तु की अर्थात पुस्तक में गति बनाए रखने के लिए उस पर हम लगातार धक्का देंगे, तभी जाकर वह वस्तु जो है गतिशील अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में रहेंगे। जैसे ही हम बल उस पर बाह्य बल जैसे ही हम हटा देते हैं तो वह वस्तु विराम की अवस्था में आ जाती है, अर्थात पुस्तक विराम की अवस्था में आ जाती है। जा रहे हैं कि इस फिगर के माध्यम से देखेंगे कि जो टेबल पर पुस्तक रखी गई, एक फिगर पर जो है 5.2 फिगर में है जो हथेली जो है मेज पर रखा गया है, अलग रखा गया। अब पुस्तक जो है मेजे पर रखा गया है लेकिन अलग रखा गया है। हाथ और पुस्तक के बीच किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस स्थिति में देखते हैं कि जो पुस्तक होती है वह विराम की अवस्था में है। पुस्तक होती है वह विराम की अवस्था में, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे ही अपने हाथ के माध्यम से इस पुस्तक को टच कर हम ठेलना शुरू करते हैं तो यह वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है। हम जब तक उसको ठेलते रहेंगे जब तक उस पर हम बल आरोपित करेंगे तब तक वह गतिशील अवस्था में रहेगी। जैसे ही हम बल को हटा देते हैं, जैसे ही अपने हाथ के द्वारा बल को हटा देते हैं, वह वस्तु भी विराम की अवस्था में आ जाती है। तो इससे साफ ज़ाहिर पता चलता है कि किसी भी वस्तु को स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है, एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है, अर्थात बल के कारण ही किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। यहाँ पे 2 फिगर देखा, 2 लड़कियाँ जो हैं एक दूसरे को विपरीत दिशा में बल लगा रही हैं और दोनों लड़कियाँ समान परिमाण से बल लगा रही हैं। समान परिमाण से बल लगाने पर दोनों का परिणामी शून्य हो जाते हैं। अगर इसमें से कोई लड़की अगर अत्यधिक जोर से अगर एक दूसरे को ठेलना शुरू कर दे तो जिस लड़की के पास अत्यधिक बल होगा, जो लड़की अत्यधिक बल से ठेलना शुरू करेगी तो अगली व्यक्ति जो है उसकी दिशा में ही वह गतिशील हो जाएगी, होते हैं। बल मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल 2 वस्तुओं के
संपर्क में आने से उनके बीच लगने वाले बल संपर्क बल कहलाते हैं। दो वस्तुओं के संपर्क में आने से उनके बीच लगने वाले बल संपर्क बल कहलाते हैं। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। पेशीय बल और घर्षण बल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेशीय बल क्या होते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशी के कारण लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। जैसे साइकिल चलाना, किताब उठाना, बोझा ढोना, व्यायाम करना इत्यादि में हमारे शरीर के मांसपेशियों द्वारा बल लगाए जाते हैं। तो जो हमारे शरीर के मांसपेशी के कारण बल लगते हैं उसे पेशीय बल कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल पेशीय बल कहलाते हैं। दूसरा, घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है तो उनके बीच एक विपरीत दिशा में विरोधी बल कार्य करते हैं, जिन्हें घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है तो उनके बीच एक विपरीत दिशा में विरोधी बल कार्य करती है, जिन्हें घर्षण बल कहते हैं। गति करते हुए गेंद को रोकना, साइकिल के पहिए के बीच उत्पन्न बल घर्षण बल कहलाता है। अब हम बात करेंगे असंपर्क बल। दो वस्तुओं के बिना संपर्क में आए बल का अनुभव करती है। दो वस्तुओं के बिना संपर्क में आए बल का अनुभव करती हो उसे असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल तीन प्रकार के होते हैं। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में सभी पिंड अपने भार के कारण एक दूसरे पर बल लगाते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड के कारण जितने भी पिंड हैं वह पिंड अपने भार के अनुसार एक दूसरे पर एक बल आरोपित करते हैं, जिस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। पृथ्वी द्वारा जो लगाए गए बल होता है उस बल को लगाए गए जो आकर्षण बल होते हैं उस बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। तो पहला पॉइंट है असंपर्क बल का। असंपर्क बल के भागों का पहला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम जान चुके कि ब्रह्मांड में जितने भी सभी पिंड हैं वे अपने भार के हिसाब से वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और पृथ्वी द्वारा लगाए गए जो आकर्षण बल होते हैं जिन्हें गुरुत्व बल कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट, स्थिर विद्युतीय बल किसी आवेश के कारण अपने चारों ओर उत्पन्न बल विद्युतीय बल कहलाते हैं। किसी आवेश के कारण अपने चारों ओर उत्पन्न बल विद्युतीय बल कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है चुंबकीय बल। किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर लगाए गए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है।